अध्याय 1। वह शादी जो अधूरी थी। मुंबई के सबसे आलीशान होटल में कपूर और मल्होत्रा परिवारों की प्रतिष्ठा की गूंज हर कोने में गूंज रही थी। फूलों की सजावट, चमचमाती रोशनी और मध्यम संगीत, हर चीज किसी सपने की तरह लग रही थी। इस शाम की सबसे बड़ी खबर यही थी कि आरव कपूर, शहर के सबसे कामयाब उद्योगपतियों में से एक, आज इशिता मल्होत्रा से विवाह कर रहा है। इशिता एक प्रभावशाली राजनीतिक और व्यापारिक घराने की बेटी, खूबसूरती और गरिमा का जीता जागता उदाहरण थी। वह लाल बनारसी लहंगे में किसी रजवाड़े की राजकुमारी जैसी लग रही थी। लोग कहते थे कि इस शादी से दो साम्राज्य एक हो जाएंगे। लेकिन उस मंच पर, जहां दो परिवारों की शक्ति एकत्रित थी, एक शख्स ऐसा भी था जिसकी आंखों में चमक नहीं बल्कि खालीपन था। आरव कपूर। आरव ने अपने आसपास नजरें दौड़ाई। हजारों मेहमान, सैकड़ों कैमरे, लेकिन किसी की भी मौजूदगी उसका दिल नहीं छू पा रही थी। उसने एक गिलास शैंपेन उठाया, लेकिन होठों तक पहुंचने से पहले ही रुक गया। उसे कुछ महसूस हुआ, एक हलचल, एक बेचैनी। और फिर उसने उसे देखा। भीड़ के उस पार, जहां होटल के स्टाफ व्यस्त थे, एक महिला झुकी हुई थी, शायद कुछ साफ कर रही थी। उसकी वर्दी से साफ था कि वह होटल में काम करती है। लेकिन जो बात आरव को एकदम जड़ बना गई, वह था उसका चेहरा और उसका पेट। वह महिला मीरा थी। मीरा शर्मा। वही मीरा जिससे वह कभी बेपनाह मोहब्बत करता था। वही मीरा जो अचानक उसकी जिंदगी से चली गई थी। और आज वही मीरा उसके विवाह समारोह में काम कर रही थी, गर्भवती थी। उसका हाथ, जिसमें शैंपेन का गिलास था, कांपने लगा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद उस दिशा में बढ़ने लगे, जैसे उसकी आत्मा उसे खींच रही हो। जब वह मीरा के करीब पहुंचा, उसने देखा कि मीरा उसकी ओर देख भी नहीं रही थी। उसने सिर नीचे किया हुआ था, जैसे कि उसे एहसास ही नहीं था कि कोई उसके सामने खड़ा है। लेकिन जब उसकी परछाई मीरा के चेहरे पर पड़ी, तो मीरा कांप गई। उसने सिर उठाया और उनकी नजरें मिलीं। दोनों की सांसें रुक गईं। मीरा की आंखों में एक पल को डर, फिर दर्द और अंत में शून्यता दिखाई दी। वह तुरंत नजरें फेर ली और झुक गई। मीरा, आरव का स्वर कांप रहा था। तुम यहां? और ये बच्चा डॉट? मीरा की उंगलियां उस ट्रे को कसने लगीं जो उसके हाथ में थी। उसने धीरे से कहा, मैं यहां बस अपना काम कर रही हूं, सर। सर? आरव को जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। कभी जिसकी धड़कनों में उसका नाम धड़कता था, आज वही औरत उसे सर कह रही थी। मीरा, ये बच्चा क्या? ये बच्चा मेरा है। मीरा ने उसकी बात काट दी। और यह इस वक्त कोई मायने नहीं रखता। आपको आपकी शादी की शुभकामनाएं। आरव का गला सूख गया। वह कुछ और पूछना चाहता था, लेकिन मीरा झुककर वहां से चली गई। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। आरव वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी तूफान के बीच अकेला खड़ा हो। उसके दोस्त, जो कुछ दूर से सब देख रहे थे, उसके पास आए। क्या हुआ आरव? सब ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है, उसने धीमे से कहा, और बिना कुछ बताए वह पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया। बाहर रात थी, लेकिन उसके भीतर एक और रात उतर चुकी थी, ऐसी रात जो उसे एक सच्चाई की ओर ले जा रही थी। सच्चाई जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया, सच्चाई जिसे मीरा ने अपने भीतर छिपाए रखा। और अब वह उसे जानना चाहता था। आज उसकी शादी थी, लेकिन इस शादी का हर रंग फीका पड़ गया था। क्योंकि आज उसने एक औरत को देखा जो कभी उसकी दुनिया थी, और अब वह एक बच्चे के साथ अकेली खड़ी थी।
उसी की शादी में। उसी पल आरव ने तय कर लिया वह जानकर रहेगा कि मीरा क्यों गई, और सबसे जरूरी क्या वह बच्चा उसका है। रात के अंधेरे में मुंबई की सड़कों पर एक आदमी अपनी सोचों में खोया चला जा रहा था। आरव कपूर। उसकी शादी की चकाचौंध पीछे छूट चुकी थी और अब उसके ज़हन में सिर्फ एक चेहरा था, मीरा। वह मीरा जो उसकी जिंदगी से 7 महीने पहले एक शब्द कहे बिना चली गई थी। वह मीरा जो आज उसकी शादी में एक स्टाफ की वर्दी में खड़ी थी और जिसकी आंखों में वह सब कुछ छुपा था जो कहने की जरूरत नहीं थी। आरव सीधे अपने पेंटहाउस नहीं गया। उसने अपने ड्राइवर को छुट्टी दे दी और खुद गाड़ी लेकर शहर के उस इलाके की ओर निकल पड़ा जहां आमतौर पर उसके जैसे लोग कभी नहीं जाते थे। लेकिन आज वह सिर्फ एक आदमी था, एक पति, एक शायद होने वाला पिता जो जवाबों की तलाश में था। अगली सुबह वह अपने ऑफिस पहुंचा तो उसका पहला आदेश था, कबीर, मुझे मीरा शर्मा के बारे में सब कुछ चाहिए अभी। कबीर उसका सबसे भरोसेमंद सहायक था। उसने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ सिर हिलाया और काम में लग गया। दिन भर आरव किसी से नहीं मिला, ना प्रेस से, ना इशिता से और ना अपनी मां राजेश्वरी देवी से। वह सिर्फ चुप बैठा रहा, मीरा की आंखों को याद करता रहा, उन आंखों में जो कभी उसकी दुनिया थीं, आज उनमें डर था, थकान थी और सबसे ज्यादा खामोशी थी। शाम होते होते कबीर लौट आया, हाथ में एक फाइल थी। सर, मीरा शर्मा के बारे में ये जानकारी मिली है। आरव ने फाइल खोली। मीरा अब एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी जो लोअर परेल के एक जर्जर इलाके में था। वह एक लोकल ग्रोसरी स्टोर में कैशियर की नौकरी करती थी और कभी-कभी पार्ट टाइम इवेंट स्टाफ के रूप में भी काम करती थी। उसके बैंक अकाउंट में पिछले 7 महीनों में कोई बड़ा लेन देन नहीं हुआ था। उसने किसी से आर्थिक मदद नहीं ली थी। आरव का दिल बैठ गया। कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त? उसने पूछा। नहीं सर, सिर्फ एक नाम बार बार दिखा, अर्जुन सिंह। वह उसी ग्रोसरी स्टोर में असिस्टेंट मैनेजर है। आरव ने गहरी सांस ली। अर्जुन सिंह? कौन है ये आदमी? क्या वह मीरा की जिंदगी में अब डॉट? लेकिन वह जानता था, सवालों से भागने से जवाब नहीं मिलते। उसने तय किया उसे मीरा से मिलना है, लेकिन इस बार गुस्से में नहीं, शक में नहीं, बल्कि उस इंसान की तरह जो सच जानना चाहता है और शायद माफी मांगना भी। अगली सुबह आरव लोअर परेल की संकरी गलियों में अपने शरीर से ज्यादा अपने मन को संभालता हुआ पहुंचा। जब उसने उस अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा मीरा ने नहीं बल्कि वही अर्जुन सिंह ने खोला। वह चौंक गया। सामने खड़ा आदमी साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। आप कौन? अर्जुन ने पूछा बिना मुस्कुराए। मैं आरव कपूर हूं, आरव ने सीधा जवाब दिया। मीरा से मिलने आया हूं। अर्जुन ने कुछ पल उसे घूरा, फिर धीरे से कहा, वो अभी सो रही है। कल रात देर से काम से लौटी थी और वैसे भी मैं नहीं जानता कि वो आपसे मिलना चाहेगी या नहीं। आरव ने नजरें झुका लीं। मुझे सिर्फ एक बार उससे बात करनी है, उसने कहा। उसी पल अंदर से मीरा की आवाज आई, कौन है अर्जुन? अर्जुन ने मुड़कर जवाब दिया, कोई पुराना जानकार है, मीरा। मीरा बाहर आई। उसकी आंखों में नींद थी, लेकिन आरव को देखते ही उसकी पूरी देह तन गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? मीरा की आवाज सख्त थी। सिर्फ सच जानने, आरव ने कहा। बिना लड़ाई, बिना इल्जाम, सिर्फ सच। मीरा ने कुछ देर उसे देखा, फिर दरवाजा खोल दिया। आओ। अर्जुन वहीं दरवाजे पर खड़ा रहा, जैसे वह इस बात का यकीन करना चाहता हो कि मीरा ठीक रहेगी।
छोटे से कमरे में आरव ने चारों ओर नजरें दौड़ाई। एक बेड, एक कुर्सी, कुछ किताबें और एक कोने में बच्चों के कपड़े। उसका दिल फिर से डूब गया। क्या बच्चा मेरा है? उसने पूछा धीरे से। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से कहा, हाँ। आरव की आंखें भर आईं, लेकिन वह खुद को संभालता रहा। फिर तुम चली क्यों गई मीरा? उसकी आवाज टूटी हुई थी। क्यों? मीरा की आंखें नम थीं, लेकिन उसकी रीढ़ सीधी थी। क्योंकि तुम्हारी माँ मेरे पास आई थीं, उसने कहा। उन्होंने कहा कि अगर मैं तुमसे दूर नहीं हुई तो वो मेरी जिंदगी नर्क बना देंगी। और उस वक्त मैं तुम्हारे बच्चे को अपने अंदर लिए हुए थी। आरव जैसे जम गया हो। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। एक स्कूल टीचर जो लोकल ट्रेन से आती जाती है, कपूर परिवार की बहू नहीं बन सकती। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं वाकई तुमसे प्यार करती हूं तो मैं तुम्हें आजाद कर दूं। आरव का सिर झुक गया। और तुमने मुझसे कुछ भी नहीं कहा? क्या कहती? मीरा की आवाज कांप रही थी। तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बीच मैं क्या थी? अगर तुमने मुझसे एक बार पूछा होता, एक बार मेरे लिए खड़े हुए होते, शायद आज सब कुछ अलग होता। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद आरव ने धीरे से कहा, मैंने गलती की मीरा, बहुत बड़ी गलती। मीरा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह कमजोर नहीं दिख रही थी। वह एक माँ थी जिसने अपने बच्चे के लिए सब कुछ सहा था। तुम्हारी माफी से मेरा कल नहीं बदलेगा, उसने कहा, लेकिन शायद तुम्हारा भविष्य बदल सकता है अगर तुम वाकई कुछ बदलना चाहते हो। मीरा के शब्द आरव के दिल में किसी धारदार छुरी की तरह उतर गए। कमरा शांत था, लेकिन उस खामोशी में वो हर बात गूंज रही थी जिसे कभी कहा नहीं गया था। आरव ने एक गहरी सांस ली, लेकिन अब वह जान चुका था कि सिर्फ माफी मांगना काफी नहीं होगा। उसने सालों पहले मीरा से वादा किया था कि वह हर हाल में उसके साथ रहेगा, लेकिन जब वक्त आया, वह खामोश रहा। मीरा ने अपनी नजरें फेर लीं। वह जानती थी कि अगर अब वह कमजोर पड़ी तो फिर वही गलती दोहराई जाएगी जो उसने पहले की थी, अपने दिल को किसी और के फैसले पर छोड़ देना। मैं यहाँ बहस करने नहीं आया था, आरव ने धीरे से कहा, ना ही तुम्हें दोष देने। मैं सिर्फ ये जानने आया था कि क्या तुम्हें मेरी जरूरत है। मीरा ने एक कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम्हारी जरूरत? जब मैंने तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत महसूस की, तुमने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। एक शब्द नहीं पूछा। बस सब कुछ वैसे ही मान लिया जैसा तुम्हारी माँ ने कहा। अब क्यों? आरव जवाब नहीं दे पाया। तभी अर्जुन अंदर आया, एक ट्रे पर चाय के 2 कप लिए हुए। उसने एक कप मीरा की ओर बढ़ाया और दूसरा आरव की ओर। थोड़ा ठंडा हो गया है, लेकिन शायद कड़वाहट कम करने में मदद करे, उसने कहा। मीरा ने कप ले लिया, लेकिन आरव ने मना कर दिया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना, लेकिन मैं चाय नहीं, सच्चाई परोसने में ज्यादा यकीन रखता हूं। आरव ने उसकी ओर देखा। ना जलन थी, ना गुस्सा, सिर्फ एक सीधी चुनौती, जैसे वह कह रहा हो, अगर तुम्हें वापस पाना है तो पहले खुद को बदलना होगा। मीरा, क्या मैं कल दोबारा आ सकता हूं? आरव ने पूछा। क्यों? मीरा ने सीधा सवाल किया। क्योंकि मैं अब सिर्फ बात नहीं, काम करना चाहता हूं। और सबसे पहले मैं अपनी माँ से जवाब चाहता हूं। मीरा कुछ नहीं बोली। उसने बस सिर हिलाया। कपूर मेशन। अगली सुबह राजेश्वरी देवी पूजा कक्ष में बैठी थीं जब आरव ने दरवाजा खोला। माँ, हमें बात करनी है, उसका स्वर सख्त था। बिल्कुल, राजेश्वरी देवी ने जवाब दिया, लेकिन क्या आज नहीं?
तुम्हारी शादी की अफवाहें अब मीडिया में फैलने लगी हैं। मल्होत्रा परिवार भी बहुत नाराज है। हमें डैमेज कंट्रोल करना होगा। हमारी शादी नहीं होगी, मां, आरव ने स्पष्ट कहा। और इस वक्त मुझे सिर्फ एक बात चाहिए, सच। राजेश्वरी चौंकी। क्या मतलब? मीरा, तुम उसके पास गई थीं, उसे धमकाया, उससे कहा कि वह मेरी जिंदगी से चली जाए। और उसने किया भी वही। एक शब्द नहीं कहा, बस चली गई। और अब वह एक बच्चे को जन्म देने वाली है जो शायद मेरा है। राजेश्वरी ने अपनी चूड़ियां खनकाई, जैसे उनका कंपन उसके गुस्से को दर्शा रहा हो। क्या तुम्हें समझ नहीं आता, आरव? उस लड़की के साथ तुम्हारा कोई मेल नहीं था। उसका स्तर, उसका माहौल, सब अलग था। और प्यार? आरव ने पूछा। क्या वो भी तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए? प्यार से पेट नहीं भरता, राजेश्वरी ने कहा। एक कपूर को उसकी बराबरी का साथी चाहिए। और मीरा तुम्हारी बराबरी नहीं थी। आरव चुप रहा, फिर धीरे से बोला, लेकिन मैं उसकी बराबरी नहीं, उसके साथ जिंदगी चाहता था। अब भी चाहता हूं। और अगर वह मुझे स्वीकार नहीं करती, तो शायद मैं किसी का नहीं बन सकूंगा। राजेश्वरी को पहली बार एहसास हुआ कि उनका बेटा अब वह मासूम लड़का नहीं रहा जिसे वे अपने अनुसार चलाती थीं। वह एक पुरुष बन चुका था और एक पिता भी। उसी शाम मीरा अपने काम से लौटी तो उसके दरवाजे पर एक लिफाफा पड़ा था। अंदर एक चिट्ठी थी। मैंने अपनी माँ से बात की। पहली बार, बिना डरे, बिना झुके। मैं नहीं जानता कि कल क्या होगा, लेकिन मैं आज से भाग नहीं रहा। अगर तुम्हें मुझसे नफरत भी है, तो मैं उसे भी चुपचाप सह लूंगा। बस एक मौका दो अपने बच्चे का नाम साथ रखने का। आरव। मीरा देर तक उस चिट्ठी को देखती रही। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वह जानती थी, माफ करना आसान नहीं था। लेकिन क्या उसने वाकई खुद को कभी माफ किया था? अगली सुबह वह अस्पताल गई, नियमित चेकअप के लिए। बाहर इंतजार कर रही कुर्सियों पर आरव बैठा था। वह उठ खड़ा हुआ। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। अंदर नहीं आऊंगा, बस पास रहना चाहता हूं। मीरा ने उसे देखा, फिर सिर झुका लिया। वह बिना कुछ कहे अंदर चली गई, लेकिन उसके कदम भारी नहीं थे। पहली बार उसे डर नहीं लगा कि कोई उसका साथ छोड़ देगा। और आरव वहीं बैठा रहा, उस दरवाजे की ओर देखता रहा, जैसे अब उसकी पूरी दुनिया उसी के पार थी। आरव अस्पताल की उस प्रतीक्षा कक्ष की बेंच पर बैठा था, जैसे कोई यात्री जो किसी ट्रेन का नहीं, बल्कि अपनी तकदीर का इंतजार कर रहा हो। सामने की दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयां बढ़ रही थीं, लेकिन उसके लिए वक्त ठहर गया था। मीरा अंदर गई थी, नियमित जांच के लिए, लेकिन आरव के लिए यह किसी परीक्षा से कम नहीं था। करीब आधे घंटे बाद मीरा बाहर आई। उसकी चाल पहले से धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई झिझक नहीं थी। सब कुछ ठीक है, उसने धीरे से कहा। आरव ने राहत की सांस ली। मैंने कुछ नहीं पूछा, उसने विनम्रता से जवाब दिया। बस यही जानना था कि तुम और बच्चा दोनों ठीक हो। मीरा ने सिर हिलाया, फिर वहां से आगे बढ़ गई। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। अगर तुम्हारे पास वाकई वक्त हो, वह बोली, तो मेरे साथ चलो। आरव ने चौंक कर उसकी ओर देखा, फिर बिना एक शब्द बोले उसके पीछे चल पड़ा। दोनों सड़क के किनारे चल रहे थे, चुपचाप। बीच बीच में मीरा अपने पेट पर हाथ फेरती, और आरव की नजरें उसकी हर हरकत को गौर से देखतीं। मैं हर दिन डरती थी, मीरा ने आखिरकार कहा। न सिर्फ अपने लिए, बल्कि उस जान के लिए जो मेरे अंदर पल रही थी। मैं जानता हूं, आरव ने धीमे से कहा।
नहीं, मीरा रुक गई। तुम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हो, जान नहीं सकते। अकेली औरत नौकरी की तलाश में हर निगाह से बचती हुई। लोग सोचते हैं कि अगर औरत किसी की पत्नी नहीं है तो वो इज्जत की हकदार नहीं। लेकिन मैं हर दिन लड़ती रही। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं मजबूत थी, बल्कि इसलिए कि मैं मां बनने वाली थी। आरव ने उसकी आंखों में देखा वह दर्द था, लेकिन अब वह दर्द कमजोरी नहीं, ताकत बन चुका था। क्या अर्जुन ने मदद की? उसने पूछा। मीरा ने उसकी ओर देखा। हाँ, लेकिन उसने कभी मुझे अपने एहसान का एहसास नहीं होने दिया। उसने सिर्फ एक इंसान की तरह साथ दिया। आरव ने सिर झुका लिया। वह समझ गया था कि अर्जुन का स्थान अब सिर्फ एक सहायक का नहीं रहा था। वह मीरा की दुनिया का हिस्सा बन चुका था, उस हिस्से का जिसमें आरव को कभी होना था। मैं उससे मिलना चाहता हूं, आरव ने कहा। मीरा चौंकी, फिर कुछ पल बाद मुस्कराई। तुम्हारे पास अब डरने को कुछ नहीं बचा है ना? डर अब भी है, आरव ने स्वीकार किया। कि कहीं मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया हो। अर्जुन शाम को स्टोर से लौट रहा था जब मीरा ने उसे फोन किया। आरव तुमसे मिलना चाहता है, उसने कहा। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। फिर बोला, ठीक है। कल शाम को घर आ जाना, मैं वहीं रहूंगा। अगले दिन आरव तय वक्त पर मीरा के छोटे से अपार्टमेंट पहुंचा। दरवाजा अर्जुन ने खोला। तुम्हें देखकर अच्छा लगा, अर्जुन ने सीधा कहा। मुझे भी, आरव ने जवाब दिया। मैं यहां बहस करने नहीं आया, बस समझने आया हूं। तीनों लोग बैठ गए एक टेबल के इर्द गिर्द। तीन अलग अलग जिंदगियां, जिनका केंद्र एक ही औरत और उसका अजन्मा बच्चा था। मीरा ने सब बताया, अर्जुन ने कहा। जो तुम्हारी मां ने किया वो तुमसे अलग नहीं था, लेकिन ये भी सच है कि तुमने भी सवाल पूछने की कोशिश नहीं की। मैं डर गया था, आरव ने स्वीकारा। मैंने सोचा था कि अगर मीरा मुझे छोड़ना चाहती है तो शायद उसमें मेरी ही कोई कमी होगी। और अब? अर्जुन ने पूछा। अब मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि वो जान सके मैं लड़ सकता हूं। देर से सही, लेकिन अब मैं भागूंगा नहीं। कमरे में कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर अर्जुन ने चाय का प्याला बढ़ाते हुए कहा, मर्द वही होता है जो अपने वक्त की गलतियों को दोहराता नहीं। देखना अब तुम पर है। मीरा ने एक कोने से सब देखा। यह कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, यह वह वक्त था जहां दो पुरुष एक ही सवाल के दो जवाब थे। एक ने उसे खोया था, दूसरा ने उसे संभाला था। लेकिन अब फैसला मीरा को करना था कि वह क्या चाहती है, भविष्य में साथ चलने वाला या अतीत से लौटा कोई वादा। उस रात मीरा अपनी बालकनी में खड़ी थी। हवा में हल्की ठंडक थी। उसकी हथेली में अब भी चिट्ठी थी जो आरव ने दी थी। लेकिन अब उस चिट्ठी के शब्दों का वजन बदल चुका था। वह जानती थी कि माफी शब्दों से नहीं, इरादों से मिलती है। आरव नीचे सड़क पर खड़ा था। उसने ऊपर देखा। उनकी नजरें मिली। कल फिर आओगे? मीरा ने ऊपर से पूछा। आरव ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। लेकिन मीरा की आंखों में पहली बार एक हल्की सी चमक थी, जैसे वह अब भरोसा करने को तैयार हो रही थी। शायद यह कोई नई शुरुआत नहीं थी, लेकिन इतना तय था कि यह अंत नहीं था। मुंबई की वह सुबह वैसी ही थी जैसी शहर की बाकी सुबह, शोरगुल से भरी, धुंध से ढकी और अनजान चेहरों से आबाद। लेकिन मीरा के लिए यह सुबह कुछ अलग थी। आज वह पहली बार तय कर चुकी थी कि वह अब इस शहर में नहीं रहेगी। उसने रात भर सो नहीं पाया था। बालकनी में खड़ी होकर वह सोचती रही, आरव की आंखों में जो पछतावा था, क्या वह सच्चा था? क्या वर्षों पहले जो उसने खोया वह अब वापस पाया जा सकता है?
और अगर हाँ तो क्या उसके अंदर अब इतनी ताकत थी कि वह फिर से टूटने का खतरा उठा सके? नहीं, वह मां बनने जा रही थी। और अब उसकी पहली जिम्मेदारी वह बच्चा था जो हर रात उसके पेट में करवट बदलता था। उसने चुपचाप एक बैग पैक किया, कुछ कपड़े, कुछ जरूरी कागजात और वह अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जिसमें पहली बार उसने अपने बच्चे की धड़कन सुनी थी। लेकिन इससे पहले कि वह चले, उसे एक काम और करना था। उसने मेज पर एक कागज और कलम रखा। धीरे धीरे हर शब्द सोच समझकर उसने एक चिट्ठी लिखनी शुरू की। यह चिट्ठी किसी शिकायत की नहीं थी। यह उस इंसान के नाम थी जिससे वह आज भी प्यार करती थी, लेकिन जिसे वह माफ करना नहीं जानती थी। प्रिय आरव, जब तुम यह चिट्ठी पढ़ोगे तब तक मैं शायद इस शहर को पीछे छोड़ चुकी हो। यहाँ बहुत कुछ पीछे छूटा है, हमारे बीते हुए लम्हे, वो सपने जो हमने मिलकर देखे थे, और वो चुप्पियाँ जो हमारे बीच दीवार बन गईं। मैंने तुम्हें कभी नफरत से नहीं देखा। मैं तो बस खुद से लड़ती रही कि क्यों मेरा प्यार इतना कमजोर निकला कि वो तुम्हारी माँ के शब्दों से हार गया। आज जब तुम मुझे खोजते हुए आए, मैं चाहती थी कि सब कुछ फिर से शुरू कर दूं। लेकिन फिर मुझे वो रातें याद आईं जब मैं अस्पताल में अकेली थी, जब भूख से बच्चा पेट में हिलता था और मैं खुद को दिलासा देती थी कि माँ बनना कोई सजा नहीं है। इसलिए मैं जा रही हूँ। अगर तुम्हें वाकई मेरे और हमारे बच्चे के लिए कुछ करना है तो उसे कभी यह महसूस मत होने देना कि वह अधूरा है। हमारा रिश्ता एक अधूरी कहानी रहा, लेकिन यह बच्चा पूरी दुनिया है। मीरा। चिट्ठी लिखने के बाद उसने एक बार उसे पढ़ा, फिर धीरे से मोड़कर दरवाजे पर टांग दिया। उसने एक आखिरी नजर कमरे पर डाली। अर्जुन अब तक घर नहीं लौटा था। वह भी कुछ नहीं जानता था कि मीरा ये कदम उठाने जा रही है। मीरा ने खुद को संभाला और दरवाजा बंद किया। उसी वक्त दूसरी ओर आरव ने अपने दिन की शुरुआत मीरा के बारे में सोचते हुए की थी। पिछली रात की मीरा की आंखों में जो हल्की सी चमक थी, वह अब तक उसके दिल में रोशनी दे रही थी। उसने तय किया कि आज वह मीरा से सिर्फ बात नहीं करेगा, बल्कि उसे दिखाएगा कि वह उसके और बच्चे के लिए क्या कर सकता है। वह एक छोटा सा खिलौना लेकर निकला, एक नन्हा सा हाथी, मीरा को पसंद था। उसने सोचा वह मीरा के घर जाएगा, उसे एक कप चाय पर बाहर ले जाएगा और फिर उससे कहेगा कि वह उस बच्चे को अपना नाम देना चाहता है, न केवल कागजों में बल्कि समाज की नजरों में भी। लेकिन जब वह मीरा के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजा बंद था। उस पर टंगी एक चिट्ठी हवा में हिल रही थी। आरव ने धीरे से चिट्ठी खोली और जैसे जैसे वह उसे पढ़ता गया, उसके हाथ कांपने लगे। हर शब्द उसके सीने में धंसता चला गया। वह जा रही है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। फिर से उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई सुराग नहीं था। वह वापस नीचे भागा, अर्जुन को फोन किया। फोन बजता रहा, कोई जवाब नहीं। आरव को अब किसी और की जरूरत नहीं थी। वह खुद सड़कों पर निकल पड़ा, टैक्सी, ट्रेन, बस, हर जगह मीरा की तलाश में। लेकिन मुंबई बड़ा शहर है और एक औरत जिसे जाना है वह छुप भी सकती है। पूरे दिन ढूंढने के बाद जब सूरज ढलने लगा, आरव फिर उसी जगह लौट आया, मीरा का घर। और वही पहली बार उसे अर्जुन मिलता है जो अभी वापस आया था। वो चली गई है, आरव ने कहा। अर्जुन ने दरवाजे की ओर देखा जहां चिट्ठी अब भी लटकी थी। उसने कुछ नहीं कहा। तुम जानते थे? आरव ने पूछा। नहीं, अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया। अगर जानता तो उसे जाने नहीं देता। लेकिन शायद उसे ज्यादा जरूरत यह थी कि कोई उसके फैसले का सम्मान करे, न कि उसे रोके। आरव चुप हो गया। वह जानता था कि वह 2 बार चूक चुका था।
पहली बार जब उसने मीरा को खोया, दूसरी बार जब मीरा ने उसे छोड़कर जाना चाहा और वह उसे रोक नहीं पाया। अब क्या करोगे? अर्जुन ने पूछा। अब मैं सब कुछ करूंगा, आरव ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन इस बार बिना शर्त, बिना अधिकार जताए, बस एक पिता और एक प्रेमी की तरह। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। इस बार आरव में गलती नहीं, संकल्प था। शायद मीरा जा चुकी थी, लेकिन वह कहाँ गई थी, यह अब तक सिर्फ हवा जानती थी। और आरव, वह उस हवा से भी लड़ने को तैयार था। 3 दिन बीत चुके थे। मीरा अब शहर से दूर पुणे के पास एक छोटे से कस्बे में किराए पर लिए गए मकान में रह रही थी। उस जगह न तो कोई उसे जानता था, न पहचानता था। यह अनजाना सा सुकून उसे एक नए जीवन की शुरुआत जैसा लग रहा था। यहाँ की हवाओं में मुंबई की तरह भागदौड़ नहीं थी और न ही उन चेहरों की परछाइयाँ जो उसे याद दिलाते थे कि वह कभी किसी की पत्नी थी। हर सुबह वह मंदिर के घंटों की आवाज से उठती, नाश्ता बनाती, अपने बच्चे से बातें करती और खुद को समझाती कि वह अब अकेली नहीं है। उसके साथ उसकी सबसे बड़ी ताकत है मां बनने का गौरव। लेकिन दिल के किसी कोने में एक चुप्पी अब भी बैठी थी। एक ऐसा कोना जहां आरव की छवि अब भी धुंधली पर जिंदा थी। वह दिन में कितनी ही बार खुद को समझाती कि जो फैसला उसने लिया वह सही था, लेकिन रात के सन्नाटे में दिल से ये यकीन कराना मुश्किल हो जाता। उधर मुंबई में आरव अब पूरी तरह बदल चुका था। वह दिन रात मीरा को ढूंढने में लगा था। उसने पुलिस की मदद नहीं ली। मीरा की निजता का सम्मान करते हुए उसने खुद ही कोशिश करना बेहतर समझा। उसने मीरा के पुराने अस्पताल, स्टोर और उन सभी जगहों की तलाश की जहां कभी वह गई थी। हर दिन सुबह उठकर वह एक कप चाय खुद के लिए बनाता, लेकिन पीता नहीं। वह मीरा के लिए दरवाजे पर छोटी छोटी चीजें छोड़ने की आदत में इतना ढल चुका था कि अब वह उसे छोड़े बिना दिन शुरू नहीं कर सकता था। अब वो दरवाजा बंद था और उसकी जगह एक खालीपन ने ले ली थी। एक शाम जब वह अर्जुन के साथ चुपचाप बैठा था, उसने कहा, मैंने मीरा को 2 बार खोया है अर्जुन। एक बार जब वह गई और दूसरी बार जब उसने जाने से पहले मुझे आखिरी मौका भी नहीं दिया। लेकिन मैं जानता हूं यह मेरी गलती थी। मैं उसे कोई वजह नहीं दे पाया कि वह रुके। अब मैं उसे एक वजह देना चाहता हूं, बिना मांगे, बिना कहे। क्या तुम वाकई तैयार हो इस सब के लिए? अर्जुन ने पूछा। हाँ, आरव ने उत्तर दिया, क्योंकि अब ये केवल प्यार नहीं रहा, यह जिम्मेदारी है। और सबसे बढ़कर यह विश्वास की वापसी की लड़ाई है। उस रात आरव ने एक योजना बनाई। उसने मीरा के बैंक ट्रांजैक्शंस पर ध्यान देना शुरू किया। एक पुराना खाता अब फिर से सक्रिय हुआ था। पुणे के एक अस्पताल में एक लेनदेन दिखा। वह जान गया, वह वही है। पुणे पहुंचने में देर नहीं लगी। आरव ने कोई शोर नहीं मचाया, कोई फोन नहीं किया। वह बस अस्पताल के बाहर खड़ा रहा जब तक उसने मीरा को नहीं देखा। वह सफेद सूती साड़ी में थी, आंखों पर धूप का चश्मा, हाथ में फाइल्स और थकान उसकी चाल में साफ थी। लेकिन आरव के लिए वह वही मीरा थी जिससे उसने एक बार वादा किया था कि वह उसे दुनिया से बचाएगा। उसने वह वादा नहीं निभाया, लेकिन अब वह कोई वादा नहीं करेगा, सिर्फ निभाएगा। मीरा ने उसे नहीं देखा। वह ऑटो में बैठकर अपने घर चली गई। आरव उसके पीछे पीछे गया, लेकिन उसने न दरवाजा खटखटाया, न आवाज लगाई। वह सिर्फ पास की इमारत की छत पर खड़ा होकर उसका घर देखता रहा। अगले दिन वही समय, वही स्थान। और हर दिन आरव किसी देवता की तरह दूर से बस उसकी रक्षा करता रहा। एक दिन जब मीरा सब्जी लेने बाजार गई
उसने देखा कि कुछ लड़के एक गर्भवती महिला को परेशान कर रहे हैं। उससे पहले कि मीरा कुछ कहे, एक आदमी सामने आया और उन लड़कों को डांटकर भगा दिया। मीरा चौंक गई। वह आरव था। वह कुछ नहीं बोली, बस उसके पास गई और बोली, क्यों कर रहे हो ये सब? आरव ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा दरवाजा बंद है, तुम्हारा मन भी। लेकिन अगर मैं तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारी रक्षा कर सकूं, तो शायद यही मेरा प्रायश्चित है। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। अब वहां कोई अधिकार नहीं था, बस समर्पण था। कल मत आना, मीरा ने कहा। लोग सवाल पूछेंगे। ठीक है, आरव ने कहा, लेकिन अगर तुम कभी पीछे मुड़कर देखो तो मैं यहीं रहूंगा। रात को मीरा ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। वहीं छत पर कोई नहीं था, लेकिन एक छाया जैसे वहां अब भी मौजूद थी। वह जानती थी, आरव अब एक नया इंसान बन गया था। लेकिन क्या वह उसे माफ कर पाई थी? अगले दिन अस्पताल से लौटते वक्त मीरा को चक्कर आया। उसने पास की बेंच पर बैठने की कोशिश की, लेकिन गिर पड़ी। जब उसने आंखें खोलीं, तो पाया कि कोई उसका हाथ थामे हुए है। वह आरव था। मैंने कहा था, मत आना, मीरा ने बुदबुदाया। और मैंने कहा था, अगर तुम पीछे मुड़कर देखो तो मैं यहीं रहूंगा। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार आरव की हथेली को कसकर पकड़ा। और उस क्षण में, बिना किसी वादे, बिना किसी क्षमा, एक रिश्ता फिर से सांस लेने लगा। मीरा को अस्पताल ले जाते हुए आरव की आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ चिंता थी। टैक्सी की पिछली सीट पर मीरा का सिर उसकी कंधे से टिका था और उसकी सांसें धीमी थीं। उसके माथे पर पसीना था, होंठ सूख गए थे और उसका हाथ बार बार पेट पर जा रहा था, जैसे वह उस जीवन को भी आश्वस्त करना चाह रही थी, जो उसके भीतर धड़क रहा था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की एक टीम उसे स्ट्रेचर पर लेकर अंदर चली गई। आरव बाहर खड़ा रहा, हथेलियां आपस में जकड़ी हुई, मन में हजारों सवाल और आंखों में एक बेचैनी जो शब्दों में नहीं उतर सकती थी। वह अस्पताल की बेंच पर बैठा रहा, बार बार दीवार की घड़ी की ओर देखता रहा। हर बार लगता जैसे वक्त रुक गया हो। उसे अपनी माँ की बातें याद आईं, अपने किए गए फैसले, अपनी खामोशी, और सबसे ज्यादा वह पल जब उसने मीरा को खुद से दूर कर दिया था। कुछ देर बाद एक नर्स बाहर आई। उसके हाथ में कुछ कागजात थे। आप पिता हैं? उसने पूछा। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर सिर हिलाया। डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। माँ और बच्चा दोनों खतरे से बाहर हैं, लेकिन उन्हें कुछ समय निगरानी में रखना होगा। आरव ने राहत की सांस ली। उसका शरीर जैसे थक कर ढह गया, लेकिन उसकी आत्मा में पहली बार एक हल्का उजाला महसूस हुआ। जब वह कमरे में दाखिल हुआ, मीरा बेड पर थी। उसका चेहरा पीला था, लेकिन आंखें खुली थीं। और उन आंखों में आरव को पहली बार फिर से वह नरमी दिखी, जिसे वह सालों से तरस रहा था। मैं ठीक हूं, मीरा ने खुद ही कहा, जैसे वह उसकी चिंता का बोझ हल्का करना चाहती हो। आरव ने पास आकर कुर्सी खींची और बैठ गया। मुझे डर था, वह बोला। मुझे भी, मीरा ने स्वीकार किया। दोनों के बीच कुछ पल चुप्पी रही। फिर आरव ने धीमे स्वर में पूछा, क्या मैं पहली बार उसे देख सकता हूं? मीरा ने सिर हिलाया। नर्स ने कमरे में मॉनिटर लाकर मीरा के पेट पर स्कैनर रखा और स्क्रीन पर एक नन्ही सी आकृति उभर आई, एक नन्हा सा इंसान जिसकी धड़कनें कमरे में गूंज रही थीं। आरव की आंखें भर आईं। वह पहली बार उस जीवन से मिल रहा था जो उसका अंश था, उसकी आत्मा का विस्तार। उसके होठों से कोई शब्द नहीं निकला, लेकिन उसका दिल बोल रहा था, प्यार, पछतावा, कृतज्ञता, सब कुछ।
मीरा ने उसकी ओर देखा। यह वही धड़कन है, उसने कहा, जो मुझे हर रात जिंदा रखती थी। जब तुम नहीं थे, जब दुनिया मेरी दुश्मन थी, तब यह दिल मेरे भीतर कहता था कि तुम एक दिन आओगे। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। मैं देर से आया हूं, मीरा, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मीरा ने अपनी आंखें मूंद लीं, लेकिन इस बार आंसू बहकर नहीं, भीतर समा गए थे। ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये थे उस भरोसे के जो टूटने के बाद फिर से बन रहा था। अस्पताल में अगले कुछ दिन धीरे धीरे बीते। मीरा की हालत सुधर रही थी और आरव हर दिन वहां मौजूद रहता। वह किसी नौकर की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे साथी की तरह हर जिम्मेदारी निभा रहा था, जो जानता था कि उसके पास अब केवल एक ही मौका है, खुद को साबित करने का। वह मीरा के लिए खाना लाता, दवाइयों का ध्यान रखता और डॉक्टरों से विस्तार से बात करता। नर्सें तक हैरान थीं कि यह वही आरव कपूर है जो एक समय मीडिया की सुर्खियों में रहता था, लेकिन अब चुपचाप एक बेंच पर बैठा रहता है, बस मीरा के कमरे की ओर देखता है। एक दिन मीरा ने खुद कहा, तुम अब घर लौट जाओ। मैं ठीक हूं। नहीं, आरव ने तुरंत कहा। अगर तुम कहो कि मैं पास न रहूं, तो मैं बाहर बैठ जाऊंगा। लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हट सकता। मीरा चुप हो गई। वह देख रही थी कि आरव अब सिर्फ शब्द नहीं, कर्म से प्यार कर रहा था। क्या तुम्हारी माँ को सब पता है? उसने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने उनसे सब कह दिया है। और पहली बार उन्होंने कुछ नहीं कहा। शायद अब उन्हें समझ आ गया है कि मैं कौन हूं और क्या चाहता हूं। मीरा को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि आरव को ये लड़ाई अकेले लड़नी पड़ी है। अगले दिन मीरा को अस्पताल से छुट्टी मिली। जब वह बाहर आई तो आरव की कार इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं, उसने कहा। मीरा ने नकारा नहीं। वह जानती थी कि अब आरव को दूर रखना सिर्फ उसके घावों को और बढ़ाएगा। उसे वक्त देना होगा, खुद के लिए भी और उनके रिश्ते के लिए भी। घर पहुंचकर जब मीरा दरवाजा खोलने लगी तो आरव ने झिझकते हुए पूछा, क्या मैं कुछ देर रुक सकता हूं? मीरा ने दरवाजा खोला और कहा, अगर तुम चाय बना सको तो जरूर। आरव मुस्कराया। यह छोटी सी बात उसके लिए एक बड़ी जीत थी। किचन में जब वह पानी उबाल रहा था, मीरा बालकनी में खड़ी थी। वह हवा में सांस ले रही थी, लेकिन उसके भीतर एक नया एहसास जाग रहा था, कोई है जो अब भी उसके साथ है और शायद हमेशा रहेगा। और फिर पहली बार मीरा ने खुद से कहा, शायद अब डरने की जरूरत नहीं। पुणे की वह सुबह बाकी दिनों से अलग थी। हल्की सी बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया था और मीरा खिड़की के पास बैठी गर्म चाय की चुस्की ले रही थी। उसके चेहरे पर थकान अब भी थी, लेकिन आंखों में हल्की चमक लौट आई थी, जैसे किसी पुराने टूटे हुए शीशे में अब फिर से कोई अक्स दिखने लगा हो। आरव किचन में था, चाय के लिए बिस्कुट निकालते हुए। वह अब इस छोटे से घर का हिस्सा बन चुका था, बिना अधिकार के, लेकिन पूरी उपस्थिति के साथ। मीरा ने कई बार उसे कहने की कोशिश की थी कि वह अब अकेले सब संभाल सकती है, लेकिन आरव की आंखों में वो विनती होती थी जो हर शब्द से बड़ी थी, मुझे यह करने दो, कम से कम अब तो। दोनों की चुप्पियां अब सहज हो गई थीं। एक ऐसी समझ जिसमें ना क्षमा मांगनी थी, ना दी जानी थी। यह समय उन्हें फिर से करीब ला रहा था, धीरे धीरे पर स्थायी रूप से। लेकिन इस शांति को तोड़ने के लिए एक हलचल आनी ही थी। उस दोपहर जब मीरा आराम कर रही थी, आरव का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था राजेश्वरी देवी। आरव ने कॉल उठाया। तुम कहाँ हो? आरव माँ की आवाज में संयम था, लेकिन चिंता छुपी नहीं थी।
मीरा के साथ पुणे में, उसने साफ जवाब दिया। तुम्हें पता है मीडिया तुम्हारे बारे में क्या कह रही है? मल्होत्रा परिवार ने सगाई तोड़ दी है। तुम्हारे पापा की कंपनी की डील खतरे में है। और तुम यहाँ एक लड़की के साथ समय बिता रहे हो जिसने हमारे पूरे खानदान को अपमानित किया था। आरव चुप रहा। कुछ देर तक उसकी सांसों की आवाज ही फोन में गूंजती रही। फिर उसने कहा, माँ, एक दिन आप भी जान जाएंगी कि किसने किसे अपमानित किया था। और रही बात परिवार की, तो मैं वही कर रहा हूँ, अपने परिवार को संभाल रहा हूँ। वो हमारा परिवार नहीं है, माँ ने गरज कर कहा। नहीं था, आरव ने ठंडे स्वर में कहा। अब है। फोन कट गया। आरव ने फोन नीचे रखा और बालकनी में आ गया। मीरा अब उठ चुकी थी और उसे देख रही थी। सब ठीक है? उसने पूछा। आरव ने हल्के से सिर हिलाया। माँ नाराज हैं, लेकिन शायद अब उन्हें समझ आएगा कि उनकी सत्ता से बड़ा कुछ होता है एक माँ का दिल जो अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती। मीरा ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि राजेश्वरी देवी से लड़ना आसान नहीं होगा, पर अब आरव अकेला नहीं था। और शायद यह लड़ाई किसी एक की नहीं, दोनों की थी। 2 दिन बाद बिना किसी सूचना के राजेश्वरी देवी पुणे आ पहुंची। आरव जब काम से बाहर गया हुआ था, मीरा दरवाजा खोलते ही स्तब्ध रह गई। सामने वही चेहरा था जिसने एक समय उसे उसकी दुनिया से दूर किया था। वही आंखें जो कभी उसके अस्तित्व पर सवाल करती थीं। मीरा ने दरवाजा थोड़ा और खोला। आइए, उसने शांत स्वर में कहा। राजेश्वरी घर के अंदर आईं। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन उनके चेहरे पर अब वह कठोरता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। कैसी हो? उन्होंने पूछा। ठीक हूं, मीरा ने जवाब दिया। आप यहाँ? तुम्हें जवाब देने, उन्होंने सीधी बात की। तुमने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। मीरा मुस्कराई। नहीं, मैंने उसे वापस दिया है। पहले वह आपके नाम से जी रहा था, अब अपनी पहचान से जी रहा है। राजेश्वरी कुछ पल चुप रहीं। फिर उन्होंने अपने पर्स से एक लिफाफा निकाला और टेबल पर रखा। ये बच्चा हमारा वारिस है, और मैं चाहती हूं कि वह कपूर परिवार का हिस्सा बने। उसके पास वही सब हो जो उसके हक में है, नाम, पहचान, इज्जत। मीरा ने लिफाफा नहीं खोला। और मैं चाहती हूं, उसने कहा, कि वो सब कुछ खुद कमाए। जो कुछ भी उसे मिले वह एहसान नहीं बल्कि अधिकार हो। क्या तुम मेरे प्रस्ताव को ठुकरा रही हो? राजेश्वरी ने ठंडी आवाज में पूछा। नहीं, मीरा ने विनम्रता से कहा। मैं उसे स्थगित कर रही हूं। जब वह बड़ा होगा, आप खुद उसे बताइएगा कि आपने क्या खोया और क्या पाया। और तब वह खुद फैसला करेगा कि वह क्या चुनता है, आपका नाम या अपना रास्ता। राजेश्वरी देवी उठीं। वह हार गई थीं, लेकिन किसी युद्ध में नहीं, एक माँ के प्रेम से। जाते जाते उन्होंने दरवाजे पर रुककर कहा, तुम्हें फिर से परखने की भूल नहीं करूंगी, मीरा। लेकिन याद रखो, पूरे परिवार में जगह बनाना आसान नहीं होता। मैं कभी उसमें जगह बनाने की कोशिश कर ही नहीं रही थी, मीरा ने मुस्कराते हुए कहा। मैं तो सिर्फ अपने बच्चे को दुनिया से डरना नहीं सिखाना चाहती। शाम को जब आरव लौटा, मीरा ने सब कुछ बताया। वह हैरान नहीं हुआ। माँ को सच से डर लगता है, उसने कहा। लेकिन शायद अब उन्हें अपनी परछाई से लड़ना पड़ेगा। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। अगर तुम्हारी माँ हमारे बच्चे को स्वीकार कर लेती हैं, क्या तुम चाहोगे कि हम मुंबई लौटें? आरव ने उसकी हथेली थामी। मैं वहां रहूंगा जहां तुम और हमारा बच्चा सुरक्षित हो, मुंबई, पुणे या किसी और कोने में। जगह कोई मायने नहीं रखती। मायने रखता है
किसके साथ हैं? मीरा की आंखें भीग गईं, लेकिन अब वह आंसू कमजोरी नहीं थे। वो आभार के आंसू थे, उस बदलाव के जो एक आदमी में आया था, और उस प्रेम के जो समय की हर परीक्षा में खरा उतरा था। पुणे की हवा उस दिन कुछ अलग थी, हल्की ठंडक, आसमान में बादलों की छाया और घरों की छतों से आती हुई हल्की सी धुन। मीरा के घर के सामने फूलों की सजी हुई तोरण लटक रही थी। अंदर दियों की कतारें थीं, फर्श पर रंगोली और वातावरण में एक अनकही सी खुशी। आज बच्चे का नामकरण था। मीरा ने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया था कि उसका बच्चा दुनिया के सामने आएगा, लेकिन किसी पहचान के बोझ तले नहीं, बल्कि खुद के अस्तित्व के साथ। उसने कोई बड़ा आयोजन नहीं किया था, सिर्फ कुछ करीबी दोस्त, अस्पताल से मिली दो नर्सें, अर्जुन और आरव, और हाँ, राजेश्वरी देवी। मीरा को आश्चर्य हुआ था जब उन्होंने खुद फोन कर यह कहा था कि वे इस समारोह में शामिल होना चाहती हैं। आरव ने कोई दबाव नहीं डाला था, नहीं कोई आग्रह। यह उनका खुद का निर्णय था। आरव ने कहा था, शायद वह जानती हैं कि बदलाव की शुरुआत भीतर से होती है, बाहर से नहीं। मीरा ने सिर हिलाया था, लेकिन भीतर अब भी एक हल्की सी सशंका थी। समारोह की शुरुआत आरती से हुई। एक पुजारी ने मंत्र पढ़े, बच्चे के सिर पर हल्दी और चंदन का तिलक लगाया गया, और फिर वह क्षण आया जिसका सभी को इंतजार था। पुजारी ने पूछा, इस बच्चे का नाम क्या रखा जाएगा? कमरे में हल्की सी खामोशी छा गई। आरव ने आगे बढ़कर बच्चे को गोद में लिया, उसकी आंखों में देखा और कहा, अविर, जिसका अर्थ है रुकने वाला नहीं। मीरा ने मुस्कुरा दिया। वह नाम उसने पहले ही सोच रखा था, लेकिन यह जानकर कि आरव ने भी वही चुना, उसके भीतर एक सुकून भर गया। अर्जुन ने ताली बजाई और सबने उसके बाद तालियां बजाईं। अविर अब इस दुनिया का हिस्सा था, एक ऐसे नाम के साथ जो उसकी मां के संघर्ष और उसके पिता की परिपक्वता का प्रतीक था। इसके बाद एक छोटा सा भोज था। राजेश्वरी देवी एक कोने में बैठी थीं, चुपचाप, जैसे कुछ सोच रही हों। उनके चेहरे पर न कठोरता थी, न कोई झूठा अपनापन। वह बस देख रही थी मीरा को, अविर को और आरव को। कई वर्षों बाद उन्होंने अपने बेटे को इस रूप में देखा था, मुलायम, सच्चा, संजीदा। वह आरव नहीं था जो उनके बनाए खांचे में फिट होता था। वह अब एक ऐसा इंसान था जो खुद अपना रास्ता बना चुका था। भोज के बाद जब सब लोग जाने लगे, मीरा बालकनी में खड़ी थी। उसके हाथ में अविर था और वह धीरे धीरे झूल रहा था। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, मैं जा रही हूं। मीरा ने पलटकर देखा, राजेश्वरी देवी खड़ी थीं। थोड़ा रुकिए, मीरा ने कहा, मैं चाय बना लाती हूं। नहीं, उन्होंने मना किया। आज बहुत कुछ पचा लिया है और अब कुछ शब्दों को अपने भीतर ही रखना ठीक होगा। मीरा ने कुछ नहीं कहा। मैं जानती हूं, राजेश्वरी ने कहा, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। उस समय मुझे लगता था कि मेरी हैसियत, मेरा परिवार, मेरी प्रतिष्ठाएं सब सही थे। लेकिन आज जब मैंने तुम्हारे बेटे को अपनी गोद में लिया, तो मुझे पहली बार समझ में आया कि तुमने अकेले जो सहा, वह किसी रानी से कम नहीं था। मीरा की आंखें नम हो गईं। क्या आप उसे कभी यह सब बताएंगी? उसने पूछा। राजेश्वरी ने सिर झुकाया। अगर वह मुझसे पूछेगा तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी। फिर उन्होंने अविर की ओर देखा और कहा, उसकी मुस्कान में उसकी मां है, लेकिन उसकी आंखों में वही आग है जो मेरे बेटे की आंखों में होती थी जब वह सही के लिए खड़ा होता था। मीरा कुछ देर चुप रही। फिर उसने कहा, आप चाहें तो कभी कभी मिलने आ सकती हैं। राजेश्वरी ने एक क्षण के लिए कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से सिर हिलाया। अगर वह मुझे दादी कहेगा तो मैं खुद को फिर से इंसान मान सकूंगी।
वह चली गईं। रात गहराने लगी थी। आरव बालकनी में आया, जहां मीरा अब भी खड़ी थी। सब ठीक है? उसने पूछा। मीरा ने उसके कंधे पर सिर रखा। हाँ। आज पहली बार ऐसा लगा कि शायद यह जिंदगी सच में हमारी हो सकती है। मैं वादा नहीं करता कि सब हमेशा सही रहेगा, आरव ने कहा। लेकिन अब जो भी होगा, हम साथ में करेंगे। मीरा ने उसकी ओर देखा। साथ रहना ही काफी है। अविर अब मीठी नींद में था, और उसके चारों ओर अब डर नहीं, सिर्फ प्यार था। आज की रात कोई उत्सव नहीं थी, न कोई बाहरी शोर, लेकिन भीतर एक तूफान शांत हो चुका था। और यही शांति सबसे बड़ी जीत थी। पुणे की उस सुबह में कुछ खास था। सूरज की रोशनी खिड़की से छनकर कमरे में फैल रही थी, जैसे उसने भी अब तय कर लिया हो कि इस छोटे से घर में उजाला अब स्थायी रहेगा। मीरा ने हल्के हाथों से अविर को लोरी गाकर उठाया। बच्चे की आंखें अब पूरी तरह से खुलने लगी थीं, उसकी मुस्कान अब किसी भी उदासी को पिघला देने की ताकत रखती थी। वह अब केवल एक बच्चे की तरह नहीं था, वह एक चमत्कार था, एक संघर्ष की जीती जागती मिसाल। आरव पास ही बैठा था, हाथ में कुछ कागज लिए। वह मीरा को देख रहा था हर दिन की तरह, जैसे वह अब भी उसकी उपस्थिति को समझने की कोशिश कर रहा हो। ये क्या है? मीरा ने पूछा। आरव ने वह कागज उसके सामने रखे। अविर के नाम की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैंने तुम्हारा नाम उसके साथ जोड़ा है, मीरा शर्मा कपूर। अगर तुम चाहो तो यह बदल सकता है। मीरा ने कागज को देखा। वह जानती थी कि यह सिर्फ नाम की बात नहीं थी, यह अधिकार की, पहचान की और सबसे ज्यादा सम्मान की बात थी। यह सही है, उसने धीरे से कहा। आरव ने राहत की सांस ली। यह पहला दस्तावेज था जिस पर अब उनका साझा नाम था। न कोई शर्त, न कोई दबाव, सिर्फ स्वीकार्यता। मैंने मुंबई में एक नया अपार्टमेंट खरीदा है, आरव ने कहा। बड़ा नहीं है, लेकिन वहां हमारे लिए एक छोटी सी दुनिया बनाई जा सकती है। अगर तुम चाहो तो हम वहां जा सकते हैं। मीरा थोड़ी देर चुप रही। फिर उसने अविर की ओर देखा और कहा, अगर हम वहां रहेंगे तो पुराने मकानों की तरह पुराने जख्म भी होंगे। लेकिन शायद यही वक्त है उन्हें सजाने का, मिटाने का नहीं। मैं वादा करता हूं, मीरा, आरव ने कहा, इस बार हम वहां कुछ नया बनाएंगे। ऐसा कुछ जो हमारे अतीत से नहीं, हमारे भविष्य से जुड़ा हो। 2 हफ्ते बाद मुंबई। नया अपार्टमेंट शहर की भीड़ से थोड़ा दूर था। एक मध्यम आकार की सोसाइटी में, जहां न तो आरव की पहचान का दबदबा था और न मीरा के संघर्ष की कोई कहानी। यहां सब नए थे, और यही सबसे अच्छी बात थी। मीरा ने खुद हाथों से घर सजाया, दीवारों पर हल्के रंग, बच्चों की पेंटिंग्स और बालकनी में छोटे छोटे गमले जिनमें फूल नहीं, उम्मीदें उगाई गईं। आरव अब ऑफिस जाता था, लेकिन पहले की तरह चमकदमक वाली दुनिया का हिस्सा नहीं था। उसने अपनी पुरानी कंपनी में कुछ हिस्सेदारी बेच दी थी और एक नई छोटी सी सोशल एंटरप्राइज शुरू की थी, जहां वह अकेली माओं को ट्रेनिंग और रोजगार देने का काम करता था। यह आइडिया मीरा से ही आया था। अगर मैं कुछ कर पाई, मीरा ने कहा था, तो दूसरी औरतें भी कर सकती हैं। बस उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उनके साथ खड़ा हो, उनसे आगे नहीं। अविर अब 6 महीने का हो चुका था। उसकी मुस्कान अब पूरे घर को रोशन करती थी। उसकी पहली आवाजों में माँ और पा का फर्क नहीं था, लेकिन उन दोनों के लिए वह सबसे प्यारा संगीत था। एक शाम जब बारिश हो रही थी, मीरा बालकनी में बैठी थी। उसके हाथ में चाय थी और मन में सुकून। वह सोच रही थी पिछले 1 साल में क्या क्या बदला।
कभी वह सोचती थी कि वह किसी दिन टूट जाएगी, बिखर जाएगी, लेकिन अब वह जानती थी कि हर टूटन के बाद एक नई शक्ल बनती है। अगर साथ हो तो वह शक्ल खूबसूरत बनती है। आरव पास आकर बैठा। उसके हाथ में भी चाय थी और चेहरे पर वही मुस्कुराहट जो अब मीरा को अपनेपन का एहसास देती थी। क्या सोच रही हो? उसने पूछा। यही, मीरा ने कहा, कि हमने जो खोया वह शायद जरूरी था। नहीं खोते तो शायद ये पाते नहीं। आरव ने उसकी तरफ देखा। शायद हम पूरी जिंदगी यही सोचते रहते हैं कि क्या होता अगर। लेकिन अब मुझे लगता है जो है वही सबसे अच्छा है। मीरा ने उसकी ओर एक लंबी नजर डाली। तुम बदल गए हो आरव। तुमने मुझे बदला, उसने जवाब दिया। दोनों चाय की चुस्कियों में खो गए, जैसे वक्त वहीं ठहर गया है। अगले दिन आरव ने एक छोटी सी पार्टी रखी। बस कुछ करीबी लोग, अर्जुन, कुछ साथी कर्मचारी और एक विशेष मेहमान राजेश्वरी देवी। वह धीरे धीरे आई। हाथ में एक पुरानी पारिवारिक फोटो थी। उसमें आरव बच्चा था और उसकी माँ उसे गोद में लिए मुस्करा रही थी। मैंने सोचा, उन्होंने मीरा से कहा, ये फोटो अब अविर के कमरे में होनी चाहिए, ताकि जब वह बड़ा हो तो उसे पता चले कि हर माँ का चेहरा एक जैसा होता है, चाहे वह कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो। मीरा की आंखों में एक बार फिर नमी थी, लेकिन इस बार आंसू उसके नहीं थे। वे उन सारी औरतों के थे जो कभी किसी हालात से टूटी थीं, लेकिन फिर खड़ी हुई थीं। अविर ने अपने छोटे हाथों से राजेश्वरी की उंगली पकड़ ली, और शायद उस एक पकड़ में ही पूरे परिवार ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया। रात को जब सब सो गए थे, आरव और मीरा छत पर लेटे थे। ऊपर आसमान में तारे थे और नीचे जमीन पर सन्नाटा। लेकिन उस सन्नाटे में एक गूंज थी, एक कहानी की जो पूरी नहीं हुई थी, बस एक और अध्याय में बदल गई थी। यह अंत नहीं है मीरा, आरव ने कहा। नहीं, मीरा ने कहा, यह हमारी नई शुरुआत है। अविर कमरे में सो रहा था और बाहर एक दुनिया इंतजार कर रही थी, उनके नए कदमों की, उनके साझा सफर की।